अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है टर्की वर्सेस सऊदी अरेबिया द इस्लामिक वॉर फॉर कंट्रोल ओवर मिडिल ईस्ट। इंटरेस्टिंग अच्छा, लग रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब इसका मुझे ये आइडिया है कि वो जो टर्की और सऊदिया की नहीं बनती, सीधी सी नहीं बात है बनती, वो ना बनने की वजह भी है ना कि क्योंकि कि खाना काबा की जो जगह है, वो मक्का की एक जगह और है वो और इन दोनों तुर्की को की ये है थी। कि मुस्लिम वर्ल्ड को ये कंट्रोल करे होता है। तो लेट्स गो, इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नूर के चैनल का भी हाँ लिंक जी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी सब्सक्राइब लाजिम आप लोगों ने हाँ करना जी, है। तो लेट्स मूव, चेकआउट करते हैं वीडियो देखते में हैं। क्या है। तुर्की और सऊदी के बीच कैलिफेट को लेकर एक वॉर छिड़ा हुआ है। सऊदी का एक क्लेम है कि ऑटोमन कलीफ को अल्लाह ने गिराया ताकि सऊदी को इस्लामिक वर्ल्ड का कलीफ बनने का मौका मिले। वहीं पर टर्की ये कह रहा है कि सऊदी की रॉयल फैमिली इलेजिटिमेट है और असली खलीफ हम हैं। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और ये कलीफ बनने की रेस ना इतनी वॉयलेंट हो चुकी है कि सऊदी ने कतर के नेवल और मिलिट्री ब्लॉकेड्स करवा दिए। इसकी वजह अभी बस तक सिर्फ उधर एक है, किंग सऊदी को के कतर की पैर टर्की नारकी से है। दोस्ती कुछ खास पसंद नहीं है। सो चलिए जानते हैं कि ये वॉर इतना इंटेंस आखिर हुआ कैसे। सो इसके पीछे ना सबसे मेजर रीजन है इन कंट्रीज का एम्बिशन कि वो कैलिफेट बनकर बाकी इस्लामिक कंट्रीज वर्ल्ड को को कंट्रोल कंट्रोल करे। दरअसल देखा जाए तो इस्लामिक वर्ल्ड में कैलिफेट प्रॉफिट मोहम्मद का कल्चरल और रिलीजियस सक्सेसर होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे मुसलमानों की लीडरशिप करे। लगभग 600 सालों तक कैलिफेट के जारी किए हुए फतवों ने हिस्ट्री को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे 9th सेंचुरी में जारी किए गए फतवे के कारण सोने और चांदी के कॉइन्स की जगह पर सभी इस्लामिक नेशंस पेपर मनी का यूज करने लगे। अब इससे केवल इस्लामिक कंट्रीज ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फाइनेंस पर भी उतना ही गहरा इंपैक्ट पड़ा। बट ये तो फिर भी बहुत पहले की बात है। लेकिन 20th सेंचुरी में भी सऊदी ने इस्लामिक लीडर होने की पोजीशन को काफी ज्यादा लेवरेज किया है। इसके दो मेजर एग्जांपल्स हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आईडीबी और बुरखा इंपोजिशन। सो 1975 में ना सऊदी ने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आईडीबी को ओआईसी में इंट्रोड्यूस करके इस्लामिक बैंकिंग को इंटरनेशनलाइज करते हुए इसे सभी इस्लामिक कंट्रीज में शुरू किया। इससे बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज के बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम्स में शरीयत लॉ का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ऐसा ही एक और एक मेजर डिसीजन था 1980s का बुरखा ड्रेस कोड कंपल्शन। सो इससे पहले इस्लाम में बुरखा ड्रेस तो था ही लेकिन कंपल्सरी नहीं था, बट 1980s में सऊदी ने इसे सहवा मूवमेंट के तहत वर्ल्ड वाइड बुर्का कंपल्सरी तो करवाया। इस्लाम लेकिन में- अब तक सऊदी टोटल पावर एंजॉय कर रहा था क्योंकि इस्लामिक लीडर के अगेंस्ट कोई कंटेंडर नहीं था। जिस्म बट ढांकना, 21st बड़ी चादर सेंचुरी भी आप शुरू होते ढांक ही सकते। सऊदी के लिए एक कंटेंडर खड़ा हो गया। उसके लिए मस्त टर्की नहीं के आप प्रेसिडेंट बुर्का पहनो। रिसेप तय्यिप अर्दोगान, इन्होंने आते ही अपने लीडरशिप को इंपोज करने के लिए इस्लामिक कंट्रीज के सामने यह कहना शुरू कर दिया कि मॉस्क्स आर आवर कैंप्स, डोम्स आर आवर शील्ड्स, मिनारेट्स आर आवर स्वॉर्ड्स एंड फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर आवर सोल्जर्स। और आज दोबारा से लगभग 100 सालों बाद दो सुन्नी देश कैलिफेट के इस पावर पर अपना क्लेम चाहते हैं। इसके लिए दोनों देश का दावा है कि मेरा वाला इस्लाम असली है, जहां पर एक तरफ सऊदी वहाबिज्म को ट्रू इस्लाम मानता है। इन थियरी वहाबिज्म इस्लाम का एक रैडिकल और कंजर्वेटिव आइडिया है और ये किसी भी मॉडर्न सोशल नॉर्म्स को रिजेक्ट करता है। वहाबी आइडिया में वुमेन को स्कार्फ और लूज कपड़ा अब तो पहनना कंपलसरी सऊदिया है, मॉडर्न गर्ल्स होता ड्राइव जा नहीं कर रहा है। सकती और बिना किसी मेल कंपेनियन के वो घर से बाहर भी नहीं निकल अब सकती। ये और भी इसीलिए change ये हो रहा है। आइडिया इस्लाम का मोनार्की का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। और वहीं पर दूसरी तरफ टर्की का सॉफ्ट इस्लाम डेमोक्रेटिक मेथड्स को टर्की बहुत ऐसा है ना कि इंपॉर्टेंट modernization सोशल भी जस्टिस, है, एजुकेशन इस्लाम और मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स के थ्रू टच है। इस्लाम की बातें करता है। बट एनीवे, कीपिंग द डिफरेंसेस असाइड, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि आखिर रीजन ही क्या है ये रेस स्टार्ट होने का। Okay. वेल, इसकी स्टोरी ना काफी इंटरेस्टिंग है। तो हुआ कुछ यूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद द ओनली सर्वाइविंग इस्लामिक एम्पायर द ऑटोमन्स भी खत्म टूट गया हो था। गया। इसी दौरान टूट गया था। टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट कमाल आतातुर्क ने सॉफ्ट इस्लाम को प्रेफरेंस दिया, जिससे टर्की की फॉरेन पॉलिसी वेस्ट की तरफ टिल्ट होने लगी। इवन 1952 में टर्की नेटो का मेंबर तक बन गया था और फिर टर्की काफी सालों तक इसी फिलॉसफी के साथ डेवलपमेंट की राह पर चलता रहा। पर अर्डोगान के प्रेसिडेंट बनने के एर्दोगान साथ के आने टर्की के की बाद ही फॉरेन बहुत पॉलिसी सारी वापस चीजें से change मुस्लिम हुई वर्ल्ड थी। की तरफ शिफ्ट हुई क्योंकि उनका मानना था कि सऊदी नहीं बल्कि टर्की इस्लामिक वर्ल्ड का ट्रू लीडर है। देखो, सऊदी अरेबिया का लॉजिक ये है ना कि प्रॉफिट मोहम्मद एक अरब थे और कुरान भी अरबिक लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। मक्का और मदीना का कंट्रोल भी सऊदीज के हाथ में ही है और इसीलिए हम हैं इस्लाम के असली वारिस। लेकिन टर्की ऑटोमन एम्पायर के हिस्टोरिकल डोमिनेंस के कारण
खुद को सुन्नी वर्ल्ड का नेचुरल लीडर मानता है और यह भी मानता है कि सऊदी का वहाबिज्म ट्रू इस्लाम नहीं है और इसीलिए सऊदी रॉयल फैमिली का स्पेशली सुन्नी इस्लाम पर कोई भी दावा नहीं बनता। अपने इन्हीं एजेंडास को दुनिया भर में फैलाने के लिए दोनों भी कंट्रीज अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। टर्की एजुकेशन और कल्चर के थ्रू अपने सॉफ्ट इस्लाम को मुस्लिम्स तक पहुंचा रहा है और इसके लिए वो दिरलिस अर्तुगरुल और द मैग्निफिसेंट सेंचुरी जैसे टर्किश ऑटोमन अथॉरिटी रीइंस्टेट करने वाले सीरियल्स को वो इस्लामिक कंट्रीज में। इसके अलावा टर्किश रिलीजियस प्रीचर फतहुल्लाह गुलेन जैसे रिलीजियस लीडर्स के थ्रू वो अपनी आइडियोलॉजी कई इस्लामिक देशों में इन्फ्यूज कर रहा है। एंड नॉट जस्ट दिस, वो कई इस्लामिक देशों में अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले ऑटोमन स्टाइल्ड मॉस्क को बिल्ड करवा रहा है। इसमें से कुछ देश है जैसे फॉर एग्जांपल अल्बानिया, किर्गिस्तान और घाना। वहीं पर अगर सऊदी की बात करें तो वो पिछले 30 सालों से ऑयल के पैसे से दुनिया भर में पाकिस्तान में भी कहीं पे मस्जिद बनाई है, बल्कि पाकिस्तान में कश्मीर में से अधिक मदर से सऊदी के पैसों से कश्मीर में। वहीं पर टर्की अपनी स्पीड में नया है। अभी उसे ग्राउंड की पूरी जानकारी नहीं है ऐसे कह सकते हैं और सऊदी को यहाँ पर अपर हैंड है। सऊदी ने तो पैसे पंप करने के साथ साथ मुजाहिद्स का भी एक वाइड नेटवर्क बनाया हुआ है जो टिल डेट पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बाल्कन्स तक वहाबिज्म के प्रचार में लगा हुआ है। सो अगर देखा जाए तो एज ऑफ नाउ सऊदी अरेबिया का इस्लामिक नेटवर्क ज्यादा बड़ा है। वहीं पर टर्की ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब इसके दो मेजर कारण हैं। सबसे पहला ऑयल मनी। सो 1938 में ऑयल डिस्कवर होने के बाद से ही सऊदी के इकोनॉमी में एक बूम आया, इतना बड़ा कि 1987 में जहां उसकी इकोनॉमी 85.58 बिलियन डॉलर्स की थी, वहीं पर 2022 में 1000 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। जस्ट इमेजिन एक झटके में सऊदी अरेबिया कितना पावरफुल हो गया। लेकिन अगर आपको कैसे ये ऑयल डिस्कवरी ने सऊदी के ग्लोबल पॉलिटिक्स और पावर को इंपैक्ट किया और ये समझते हैं कि कैसे इस इस्लामिक लीडर बनने के ख्वाब ने इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। दोनों भी देश एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। जमाल खशोगी इंसिडेंट की ही बात कर लो जिसे टर्की ने आपदा में भी अवसर की तरह देखा। सो हुआ ये था कि साल 2018 2 अक्टूबर की दोपहर में सऊदी सिटीजन और वॉशिंगटन पोस्ट के सीनियर जर्नलिस्ट जमाल खशोगी इस्तांबुल के सऊदी एम्बेसी के अंदर गए लेकिन बाहर नहीं लौटे। जमाल की फियांसे एम्बेसी के बाहर 6 बजे तक उनका इंतजार कर रही थी पर जमाल का कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर 19 अक्टूबर 2018 में मालूम पड़ा कि जमाल खशोगी को असैसिनेट कर दिया गया था। वजह खशोगी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सबसे बड़े क्रिटिक थे। दरअसल सऊदी प्रिंस ने अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में अपनी एक काफी मॉडरेट इमेज बिल्ड की हुई है जिसके लिए पीआर एजेंसीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट जैसे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में जमाल के कॉलम्स बार बार प्रिंस का एक क्रूएल और डिक्टेटोरियल साइड दुनिया के सामने रख रहे थे। अब ये इन दोनों नेशंस के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था क्योंकि टर्की तो सऊदी की इस्लामिक वर्ल्ड में रेपुटेशन हैम्पर करने का एक मौका सदियों से ढूंढ रहा था और ये बिल्कुल वही मौका था। और इसीलिए जमाल के मर्डर पर टर्किश प्रेसिडेंट ने ये कहा कि जिस किसी ने भी ये आदेश दिया है उसे जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या अर्डोगान एक जर्नलिस्ट के वेलविशर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंक के 180 देशों में जो देश खुद 149 नंबर पर आता है उसे प्रेस और जर्नलिज्म की क्या चिंता होगी? तो पूरी स्टोरी ये है कि जमाल के बहाने अर्डोगान एक साथ अपने 3 एजेंडास को सेट कर रहे थे। पहला, इस इंसिडेंट ने अर्डोगान की वर्ल्ड लीडर की इमेज को कमजोर कर दिया था, लेकिन प्रोएक्टिव होकर अर्डोगान अपनी इमेज कि सऊदी एम्बेसी में जमाल का असैसिनेशन हो गया है को बचाना चाहते थे। दूसरा, दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि वो प्रेस को लेकर कितने कंसर्न्ड है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अर्डोगान एक विक्टिम के साथ खड़े होकर मुस्लिम वर्ल्ड में खुद को एक मॉरल लीडर की तरह दिखाना चाहते थे। और इसीलिए टर्की ने मेजर न्यूज आउटलेट जैसे CNN को यह इंफॉर्मेशन लीक की कि सऊदी से 15 हिटमैन की टीम जमाल को मारने आई थी जिसको लीड सऊदी क्राउन प्रिंस के नजदीकी मिलिट्री ऑफिसर खुद कर रहे थे। अब फ्रेंड्स, इस चीज को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट और एशिया से लेकर अफ्रीका तक दोनों ही देश अपने मनी और इन्फ्लुएंस का यूज करके एक दूसरे से कैसे लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई की रणभूमि समय और जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज जरूर हो रही है, लेकिन इस लड़ाई को फुल स्विंग में पैशनेटली लड़ने के लिए दोनों भी देशों ने एक दूसरे के एलाइज को अपने साइड करने का एक टग ऑफ वॉर ही छेड़ दिया। जैसे कि इजिप्ट को साल 2012 में मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी के मोहम्मद मोर्सी इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड डोंट फॉरगेट ओवर हियर, इजिप्ट में 32 सालों बाद इलेक्शन हो रहे थे। दरअसल इजिप्ट की जनता ने अपने डिक्टेटर को उखाड़ फेंका था और इजिप्शियंस बहुत ही खुश थे, लेकिन सऊदी को मोर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड से
प्रॉब्लम थी। मुस्लिम ब्रदरहुड एक्चुअली टर्की के सॉफ्ट इस्लाम का पॉलिटिकल विंग है। सो जाहिर सी बात है इस ऑर्गेनाइजेशन को सऊदी अपने रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा मानता है। सऊदी इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुका है। अब एक्चुअली देखा जाए ना तो मुस्लिम ब्रदरहुड खुद को प्रो डेमोक्रेसी दिखा रहा है, लेकिन हमास जैसे टेरर ग्रुप से खुद एफिलिएटेड है। अब हमास को जैसे आपको पता होगा द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, द यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हमास ऑलरेडी हाँ, इसके अलावा इजराइल के अल कायदा अगेंस्ट का लड़ता सेकंड रहा है कमांड ना। अयमान अल जवीरी भी यहाँ का फॉर्मर ब्रदरहुड था। तो मोर्सी को अच्छा, मसला ये है कि आपका नुक्ता नजर होता है, मतलब हमास अपने अपनी अपनी मतलब जगह के लिए लड़ रहा था ना, बेसिकली अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। उसको तो बाकी की दुनिया तो सारी टेररिस्ट ही बोलेगी। तो ये आने के इसमें लिए भी ये सऊदी चीज ने फर्क इजिप्शियन आता है। मिलिट्री को Perspective खूब matter पैसे दिए और 1 साल बाद ही मिलिट्री ने मोर्सी को उसके पद से हटा दिया। और अब जो नया मिलिट्री डिक्टेटर वहां पर है वो सऊदी सपोर्टर है। सो टर्की का एक क्लोज एलाय अब सऊदी के इन्फ्लुएंस में है। वहीं पर 2017 में टर्की ने सऊदी के एलाय कतर को अपनी चाल चल के अपने साथ ले लिया। बात यह है ना कि गल्फ कोऑपरेशनल काउंसिल लाइक game कतर, होती है। सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कुवैत, यूएई, International ये 6 politics मेंबर स्टेट्स है जिसका लीडर सऊदी खुद को मानता है। सऊदी ने आरोप लगाया कि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड का सपोर्टर है और अल जजीरा जो कि कतर की गवर्नमेंट का कतर न्यूज की चैनल है उसे उसने मुस्लिम ब्रदरहुड का माउथपीस बना रखा है। इससे नाराज होकर सऊदी ने 2017 में कतर का एयर, सी और लैंड ब्लॉकेड करवा दिया। मगर ऐसा होते ही सबसे पहले मदद के लिए आए प्रेसिडेंट अर्डोगान। टर्की ने अपने थ्रू कतर को डेयरी, फूड और दूसरे डेली यूज के सामान कार्गो से पहुंचाए और साथ ही 3000 टर्किश आर्मी पर्सनल्स को भी कतर भेजा गया। लेकिन जाहिर सी बात है सऊदी टर्की के इस मूव से जरा भी खुश नहीं था और इसीलिए सऊदी ने फिर एक कदम और आगे जाके अपने मार्केट से टर्किश प्रोडक्ट्स को बाहर निकलवा दिया। एंड फाइनली इन द एंड टर्की को एक एलाय तो मिला, लेकिन एट द सेम टाइम उसे कुछ इकोनॉमिकल नुकसान भी झेलना पड़ा। 2023 में ऐसा ही नुकसान टर्की को लिबिया में भी हुआ, जो पहले उसका एक मेजर एलाय हुआ करता था। वहां के कोर्ट ने एक लिबियन कंपनी के साथ की हुई एनर्जी डील को ही कैंसिल करवा दिया और एक्सपर्ट्स मानते हैं इसके पीछे सऊदी इन्फ्लुएंस का हाथ था। अब फ्रेंड्स, सऊदी और टर्की के इसी दुश्मनी की अगर गहराई में जाए ना तो ये दिखता है कि दोनों की एनिमिटी हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से भी है। हिस्टोरिकली ऑटोमन एम्पायर से अलग सऊदी स्टेट बनाने के लिए 19th सेंचुरी से ही हाउस ऑफ सऊद एफर्ट कर रहा था, लेकिन एम्पायर ने सऊद रिबेल्स को बुरी तरीके से क्रश करके उनके रिलीजियस लीडर्स को ही एग्जीक्यूट करवा दिया। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के साथ एक इंडिपेंडेंट सऊदी स्टेट का उदय हुआ और लगभग इसी टाइम के अराउंड सऊद्स ने मक्का और मदीना का भी कंट्रोल ले लिया, जो कंट्रोल हाँ, वही 1517 से ही ऑटोमन हाशिमाइट रूलर्स के अंडर था। लेकिन एम्पायर गिरने के साथ ही इन सेंटर्स का कंट्रोल सऊद्स ने अपने हाथ में ले लिया और सऊद्स मक्का मदीना के नाम पर खुद को न्यू कैलिफेट बनाना चाहते थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये कैलिफेट का आइडिया इस मॉडर्न टाइम में सच में वर्किंग भी है? क्योंकि सऊदीज यमन में मुस्लिम्स को ही मार रहे हैं, इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाई जा रही है, तो वहीं पर टर्की अपने एजेंडा के लिए सीरियन सऊदी के मुस्लिम्स बहुत पर खिलाफ बॉम्ब्स गिरा होते रहा है। हैं। तो इस यमन के मामले को लोग अगर आप बहुत थोड़ा और नापसंद गहराई में करते समझने हैं। की तो कोशिश लड़ाई हो करोगे रही तो है ना यहाँ सऊदी पर और बात यमन की रिलीजन आपस या में। असली इस्लाम यमन की भी तो कहता है नहीं। कि ये मक्का Religion की को बस जमीन सिर्फ हमारी एज अ है। टूल यूज किया जा ये रहा पता है अपने जियोपॉलिटिकल पावर और सिग्निफिकेंस को गेन करने के लिए, जैसा हमेशा से ही किया जाता था। अगर देखा जाए तो टर्की नेटो मेंबर होते हुए भी रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। वहीं पर अगर सऊदी की बात करें तो ओसामा ये बिन सही लादेन है, और अपनी 9/11 मर्जी के अटैक सारे में काम। 19 में से 15 टेररिस्ट national सऊदी के थे, interest के लिए लेकिन आगे यूएस ने होता है। कभी सऊदीज पर मिलिट्री अटैक ही नहीं किया, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस ना शिफ्टिंग सैंड की तरह होती है। और अगर स्पेशली कैलिफेट की रेस की बात करें तो 1924 में मॉडर्न टर्की के फाउंडर मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने ये कहते हुए कैलिफेट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये इंस्टीट्यूशंस ना तो रेलेवेंट है और ना ही नेसेसरी। सो देन कम्स द क्वेश्चन कि क्या रिलीजियन टर्की और सऊदी के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का एक टूल है, कि क्या वो सच में अपने रिलीजन को लेकर सीरियस भी है और मानते भी है क्या? क्योंकि सऊदी अरेबिया के रीसेंट आप अगर पॉलिसीज देखोगे ना तो वो सब अपने कंप्लीटली interest एंटी इस्लामिक है। बेसिकली सऊदी भी टर्की के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल हाँ, फिर ऐसे भी ही है। इस्लाम को Modernize लेकर हो रहा अपने है। स्टैंड को ऐसे ही, विड्रॉ आज नहीं तक तो कर वो भी रहा। इस change विषय कर पर रहा हम है। कल ही एक डिटेल वीडियो रिलीज करने वाले हैं, जिसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो इंटरेस्टिंग थी और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए बीच में भी चुप थे और कि यार हमारे नहीं लिए इसलिए भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि एज वही एक बात है कि रिलीजन के लिए हाँ। के थ्रू हमें एक प्रॉक्सिमिटी लेकिन फील होती है सऊदी और टर्की ये ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, मैं सही बताऊं तो वो प्रॉब्लम है मक्का और मदीना की जमीन को लेके
हाँ। कि क्योंकि इससे इससे ना सऊदिया पैसा, चलता है वो हाँ इससे ही सऊदिया तो, ने सीधा सीधा बोल दिया हम ऑयल पे ज्यादा टाइम नहीं चल हाँ सकते तो हैं, वो उनका उनको पैसा ही सबसे ज्यादा यहाँ से इन दो रिलीजियस जगहों से टूरिज्म से आता है। आ रहा हाँ, है। और यमन का भी यमन यही एक कहना है। शिया कंट्री है और लेकिन यमन का भी कहना है कि ये जगह हमारी थी, हमने दी थी। हम्म, यमन बेसिकली, यमन भी यही क्लेम करता है ना। अब जिस तरह क्लेम ये कर रहे हैं ना तुर्की की ये जगह हमारी है, हमने 100 साल पहले आपको दी थी, इसी तरह यमन भी यही कहता है कि ये जगह हमारी है। मेरा एक यमन का फ्रेंड है, वो ये कहता है कि ये जगह हमने दी थी अच्छा। सऊदिया को। तो ये इनकी इस ये तो चीज अब पे अगले लड़ाई साल है। पता चलेगा कि किस तरह से हाँ चीजें अनफोल्ड होती हैं और हाँ, किस देखने में क्या क्या मिलता है। लेकिन खैर अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए सऊदिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ सऊदिया से हमें हाँ एक हमारी गवर्नमेंट को लोन मिलते हैं और अप्रूव होते हैं, और सऊदिया और एक एजा वही रिलीजन के तौर पे, क्योंकि मक्का मदीना वहाँ है, तो हमारे लिए सऊदिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। और दूसरी तरफ टर्की भी हमारा एक हाँ, फ्रेंड एक कंट्री फ्रेंड है, कंट्री है तो और बैलेंस बनाना पाकिस्तान के लिए भी कभी कभी ज़रूरी मुश्किल है। हो जाता है, और वो तो बना भी कोशिश खैर करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग थी। एक और वीडियो के साथ हम लोग दोबारा से आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह बाय। हाफिज।